Subscribe to Film Companion for your film fix. Hit the bell icon so you never miss an update. All right, welcome to Bol Baby Bol on Film Companion Local. मैं हूँ आपकी ब्रोखीनी and आज मेरे साथ बोलने वाले हैं the wonderful cast and crew of a film that I really love. फिल्म का नाम है भोसले और ये फिल्म जो है मैंने 2018 में देखी थी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में. बेहद पसंद आई थी उस दौर में और अब क्योंकि इसे एक OTT रिलीज मिल रहा है हम सब एक साथ आज आपसे बातें करने वाले हैं. I'd like to welcome मनोज बाजपेयी, actor and co-producer of the film. डायरेक्टर है देवाशीष मखीजा, एक्टर एंड इंटरनेट सेंसेशन अभी कहेंगे इन्हें अभिषेक बैनर्जी. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. मनोज जी आपसे शुरुआत करेंगे कि एक ऐसी फिल्म जो मुझे बेहद पसंद आई थी, अभी इसे OTT पर एक लाइफ मिलने जा रही है. एक प्रोड्यूसर के लिए इससे बेहतर बात नहीं हो सकती. इससे शुरुआत करते हैं. एक्टर के लिए सबसे पहले एक्टर की बात करूंगा कि इसको इतना वाइड रीच इसको मिलेगा, वाइड ऑडियंस मिलेगी. वो एक बहुत ही कमाल की बात हो रही है बिकॉज यू नो इंडिपेंडेंट जॉनर की फिल्म को इतनी बड़ी ऑडियंस जो है उसको उस फिल्म को एक्सेस करेगी. दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट अ मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. लेकिन एक काम करते हैं ये जो OTT के दुलारे हैं हमारे अभिषेक बैनर्जी, ये बहुत ही कमाल की बात है कि अब क्योंकि इससे पहले की जो शो आई है अब ये फिल्म का फायदा तो होना ही है. अभिषेक, आर यू हैप्पी कि इस वक्त ये फिल्म को टाइमिंग की बात करते हैं, ये टाइमिंग आपके लिए क्या मायने रखता है? नहीं मेरे लिए तो मतलब मैंने देवाशीष को आई थिंक उनको मैंने मैसेज करके बोला था कि ये क्या मतलब मैजिक हो रहा है, ये क्या हो रहा है. बिकॉज असली बात ये है कि मैं अभी तक भोसले देख नहीं पाया हूँ क्योंकि वही और आई थिंक वहीं से समझना चाहिए कि जब इस तरह की फिल्म बनती है जो इतनी सारी मशक्कत के बाद बनती है तो कितनी कम ऑडियंस वो देख पाती है. और मैं खुद एक्टर होके इस फिल्म को नहीं देख पाया हूँ क्योंकि कभी किसी फेस्टिवल में लगी और मैं शायद शहर में नहीं हूँ या मैं जा नहीं पाया हूँ. तो मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात थी कि वो फिल्म जो है मैं पहली बार अब देख पाऊंगा. दूसरी, मैंने देखते ही जैसे ही वो सोनी लिव पढ़ा और मुझे पता नहीं था ये अनाउंसमेंट, मुझे एकदम मतलब मुझे ऑनलाइन ये पहली बार समझ में आया कि अरे ये हो रहा है. तब मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज लाइक मतलब जैसे मनोज सर कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़े चेंज का एक तरह से शुरुआत है कि हम इस तरह की फिल्में अब इतने वाइडर ऑडियंस के बीच में रहकर ये देख पाएंगे. मतलब एंड लुक एट द रिस्पॉन्स. आई मीन आई थिंक ऑन ऑल माय सोशल मीडिया पेजेस एंड एवरीवेयर द वे द ऑडियंस हैज रिस्पोंडेड टू दिस, it was not expected. I mean expected as in कि कोई सोचा नहीं था कि इस तरह से होगा. मैं आपसे कन्फेशन करना चाहूंगी कि जब मैंने 2018 में फिल्म देखी थी तब मैं अभिषेक को जानती नहीं थी, लेकिन जब मैंने रीवॉच की फिल्म, ये फिल्म मुझे मैंने दूसरी बार देखी और मैंने कहा ओ तेरी तो ये एक बहुत ही खास बात होती है किसी भी ऑडियंस के लिए कि उनके और बट ये तिगड़ी जो है, मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगी, ये तिगड़ी जो है भोसले को समझने के लिए आप प्लीज मेरी ऑडियंस एक काम जरूर कीजिएगा, तांडव देखिएगा. क्योंकि भोसले की शुरुआत और इस तिगड़ी की शुरुआत तांडव से हुई. और इससे पहले कि हम भोसले की बात करें, देवाशीष, मैंने सुना कि ये भी एक फिल्म के स्क्रिप्ट की तरह ही है. क्या ये सच है कि ये फिल्म भोसले बनाने के लिए आपको तांडव बनानी पड़ी और ये तांडव आपसे नचवाया मनोज बाजपेयी ने? पार्टली सच है शायद, क्योंकि मनोज और मैं मिले 2014 में भोसले के लिए. स्क्रिप्ट पढ़ी थी उन्होंने, 24 घंटे में मुझे कॉल किया और हमने बहुत कोशिश की. 2014 में बनाने की कोशिश की, 2015 में सेटअप करने की कोशिश की और उस वक्त मैं कई सारे शॉर्ट फिल्म्स बना रहा था बैक टू बैक. ऑनलाइन स्पेस 2015 में बूम हो रही थी पहली बार. तो मनोज सर ने कहा कि यार एक शॉर्ट बनाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि यार हम जो कह रहे हैं दुनिया को उसमें दम है, दुनिया को नहीं दिख रही है बात. तो हमने तांडव बनाई. उसका भोसले से कोई ताल्लुक नहीं है क्रिएटिवली या फिलोसॉफिकली या स्पिरिचुअली, बट तांडव बनाकर बहुत सारे लोगों को हौसला आया. वो प्रोड्यूसर्स जो तांडव पे थे वो भोसले से जुड़े, फिर एक एक करके कई सारे और प्रोड्यूसर्स ले आए मनोज सर. तो इट वाज अ स्टेपिंग स्टोन इन अ वे टू फाइंड प्रोड्यूसर्स फॉर भोसले. बट तांडव एंड भोसले, आई थिंक मनोज सर विल अग्री, वी सी देम एज वेरी डिफरेंट एंटिटीज. वन रियली हैज नथिंग टू डू विद द अदर. इट जस्ट एम्पावर्ड अस, तांडव. मनोज जी, लेकिन तांडव कमाल की फिल्म है, मुझे तो बेहद पसंद आती है, मैं बार बार देखती हूँ, खास करके आपका डांस देखने के लिए.
लेकिन इस फिल्म में ये तो पूछना बनता है कि प्रोड्यूसर आप पहले से ही बने इस फिल्म के साथ, या फिर बाद में के स्टेज पर आकर आपने कहा कि चलिए मैं इसे प्रोड्यूस भी करता हूँ? नहीं, ये डिसीजन जो था, ये जो मेन प्रोड्यूसर्स थे, संदीप और ये मूवीज के लोग, ये इनका था कि चूंकि मैंने पूरी जर्नी की थी शुरू से लेकर के वहां तक, तो उन्होंने कहा कि और मैंने पैसे भी काफी कम कर दिए थे इनके लिए, सो दैट जस्ट टू मेक इट पॉसिबल कि ये लोग फिल्म बना लें। तो उन्होंने कहा कि आप इसमें पार्ट प्रोड्यूसर हो जाए, और अगर बनाएंगे पैसे तो आप भी ले लेना, नहीं बना पाए तो कोई दिक्कत, सब लोग हम लॉस पे रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो, बिकॉज फॉर मी अभी तक भोसले हैज बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन एनीथिंग एल्स। इट्स अ जर्नी जिसपे अभी आप पिछले इंटरव्यू में भी बोल रहा था कि we can actually write a book on the making of Bhosle, you know. These things are going to be very important at the end of the day. You know, when it will be time to exit, these are the moments which is going to define all of us. And Dave, me, Abhishek, Sandeep, Abhay, everyone who is associated with it. For me, that is very important. और एक तो चीज लॉकडाउन ने सिखा दिया है, जीने को लिए चाहिए कितना चाहिए। जी बिल्कुल। सवाल की बात है, आपने लॉकडाउन की बात की, और मैं इस फिल्म को 2 बार देख चुकी हूँ अलग अलग दौर में, तो इसलिए ये एक ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करनी है। एक बहुत ही, और आई एम अज्यूमिंग कि लोगों ने अब तक फिल्म देखी होगी, लेकिन जब पहली बार देखी थी तब ये जो मोन्टाज है आपका इन द बिगिनिंग, जब रिटायरमेंट के बाद भोसले घर आते हैं, और वो आई थिंक कुछ 4.5 मिनट 5 मिनट लंबा है। पहली बार जब देखी थी मैंने कहा यार ये तो बहुत टफ जिंदगी है आदमी की। इस बार जब देखा, जब लॉकडाउन के बाद देखा, मैंने कहा हम सब ने जी है ये जिंदगी। तो आई थिंक अभी जब लोग ये देखेंगे, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि मुझे याद है आपने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद या फिर आपके मुंबई आने के बाद एक बहुत ही बड़ा चेंज आपने देखा था आपके फादर की जिंदगी में। इसके बारे में प्लीज हमारी ऑडियंस को बताएं कि इसकी इंस्पिरेशन क्या वहां से भी आती है? बिल्कुल वहां से आती है। ये फिल्म कहीं ना कहीं मेरे जहन में आई मेरे फादर को ऑब्जर्व करके, क्योंकि मैं जब कलकत्ता छोड़ के आया मैंने उनको अकेला छोड़ा था वहां पर, और वो एक साड़ी की दुकान चलाते थे कुछ 45-48 साल। एंड 3 or 4 years into my coming to Bombay, he had to give up the shop. रेंटेड शॉप थी और वो 2 साड़ी नहीं बेच पाते थे पूरे महीने में। तो एक बार वो दुकान उनकी लाइफ से निकल गई, उनका सारा जीने का मतलब निकल गया। और तब मैं इतना सेंसिटिव नहीं था उनके नीड्स को लेकर कि मैं उस बात को पकड़ पाता, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रगल जी रहा था मुंबई में। जो मैं उनको इजहार करता तो वो नहीं समझते कि तुम कर क्या रहे हो, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, कहाँ है तुम्हारी फिल्म की होर्डिंग, कहाँ है वो न्यूज आर्टिकल तुम्हारे बारे में, तुम कर क्या रहे हो मुंबई में। मेरी जब किताब छपी तो उन्होंने कहा कि किताब लिख रहे थे मुंबई में, वो तो तुम कलकत्ता में बैठकर लिख लेते। तो मैं उनको कभी समझा नहीं पाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, और एट द सेम टाइम मैं समझ नहीं पाया कि उन पर क्या बीत रही है। But as Bhosle was not getting made, every year in my journeys back to Calcutta, I started observing his slow decay, and मैं कुछ कर नहीं पाया। And that sense of helplessness in watching him that way, I started putting a lot of that into Bhosle, almost like an ode to him. And I remember in 2014 when I finally told him that, you know, I met Manoj Bajpayee, he might be doing the film, maybe it will get made. He said, क्या कहानी क्या है इस फिल्म की? तो मैंने उनको संक्षिप्त में इस आदमी के बारे में बताने लगा। तो 5 minutes into my narration, he said, that sounds like me. So I said, yes, it is inspired by you. And he said, I didn't know you were noticing. So I said, I couldn't do more than that, but at least I can notice. I wanted him to see the film, but he passed away last year without watching the film. So there's a lot of him in Bhosle. Yes, and I'm glad कि आपके ये जो बाबा हैं उनको एक कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमें एक बहुत ही कमाल के एक्टर मनोज बाजपेयी मिले। मनोज बाजपेयी जब बूढ़े होते हैं तो सिर्फ प्रोस्थेटिक या मेकअप से बूढ़े नहीं होते, उनकी आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, उनके मतलब बाजू बूढ़े हो जाते हैं। ये कैसे करते हैं? उनकी सांसें बूढ़ी हो जाती है। चलिए थोड़ा सा फैन क्लब चल रहा है, लेकिन थोड़ा तो बताइए कि ये जो है उम्र जो है वो एक किरदार में आप कैसे ले आते हैं? I don't know, मुझे बड़ा फैसिनेशन रहा है बचपन से, बुजुर्गियत से।
मैं अपने ग्रैंडफादर को गांव में देखता था, तो हाँ, बड़ा फैसिनेशन होता था कि इस उम्र में जब आदमी सब कुछ जी चुका होता है और जब बदन बूढ़ा बूढ़ा हो चुका है होता है, जब ऑर्गन्स बूढ़े हो जाते हैं, तो वो क्या सोचता है, वो उसकी उसकी स्पिरिचुअल और फिजिकल जर्नी क्या हो चुकी होती है, वो और क्या हासिल करना चाहता है उस समय। और तो ये जो बुढ़ापे को लेकर के जो मेरी जिज्ञासा रही है, जो क्यूरियोसिटी रही है ना, शायद उस वजह से मैं कर पाता हूँ, शायद उस वजह से वो बॉडी, और क्योंकि मेरा रिस्पेक्ट, यू अंडरस्टैंड, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट for the people who are old, because and I feel naked in front of them, as if they know everything about me, as if they can predict what is going on in my mind, or they can scan me, all the way down. So I feel naked in front of an old man. And also I feel that there is spiritual quotient is far more higher than anybody, because they have seen it. There's a saying that for the richest person in the world, who's old, a cot and a small room is required, and for the poorest and the oldest person, that much is required. So it's all, the old age is a kind of a leveler. Your need gets shrunk. You don't need anything more than a cot and food and toilet, nothing else. बिल्कुल, And बिल्कुल. so my curiosity about old people and old age has always been there since my childhood. I think this is everything that I have observed about all of them around me. क्या बात कही है. मैं आपको 90s में ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि 90s में मैंने एक फिल्म देखी थी. फिल्म का नाम था दामिनी, और दामिनी फिल्म में मेरे एक बहुत ही चहीते फेस्टिवल के साथ एक बहुत गलत चीज हो गई थी. उस फेस्टिवल का डर बैठ गया था, और वो फेस्टिवल थी होली. और जब मैंने भोसले देखी तो मुझे वो दौर फिर से मुझे याद आया कि कैसे फेस्टिवल खुशी का मौका होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो इस फेस्टिवल के भीड़ में घूम जाते हैं, वो शायद नेमलेस फेसलेस हो जाते हैं, तो उनकी एक अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि एक तरफ आपके भगवान हैं जो आपके सारे कर्म जो है पता नहीं क्यों उन्हें लगता है कि वो वॉश अवे कर रहे हैं. तो इसके बारे में देवशीष आपसे जानना चाहूंगी कि आपके किरदार का नाम भी गणपत भोसले है. शुरुआत इस फिल्म की भी होती है आभूषण करते हुए गणपति जी की, और ये अपने आभूषण निकाल रहे हैं. तो ये इसके बारे में जरूर बताइए. I'll have to delve into the philosophy at the heart of this film, Bhosle. It's not a very overt idea, but it's something that I used to construct the film from the ground up. There is an idea in crime noir. Crime noir, when you see crime films in the US, the idea of crime noir came from these American black and white films of a person who's on the wrong side of morality tries to get power or money, and that downfall of that character. So crime noir को मैं सबवर्ट करने की कोशिश कर रहा था, and I reached the heart of the idea, जो है एक मोरालिटी, एक कलेक्टिव मोरालिटी, एक सोसाइटी की मोरालिटी, एक लोगों की मोरालिटी जो इस दुनिया में, इस कहानी की दुनिया में वो मोरालिटी मर चुकी है. और वो काफ्का ने अपनी कहानी द ट्रायल में उसने बहुत सुंदर तरीके से उसको सिंप्लीफाई किया है एज द डेथ ऑफ गॉड. हम जिस चीज को भगवान बनाते हैं, और भगवान में हमारी मोरालिटी हम उसको प्लेस करते हैं कि भगवान बताएगा क्या सही है, क्या गलत, क्या सच है, क्या झूठ. और वो मोरालिटी जब मर जाती है ना, वो कलेक्टिव मोरालिटी, तब एक इंडिविजुअल की मोरालिटी ज्यादा हावी हो जाती है सोसाइटी पे. तो इस फिल्म में जैसे विलास की मोरालिटी विलास के लिए सही है, राजेंद्र की मोरालिटी राजेंद्र के लिए सही है, और भोसले की मोरालिटी भोसले के लिए सही है. हम किस मोरालिटी से जुड़ना चाहते हैं? तो इस कहानी के दायरे के अंदर मुझे वो डेथ ऑफ गॉड एक्सप्लोर करना था, और उसके लिए मुझे गॉड को क्रिएट करना था. तो वो गॉड इस दुनिया में गणपति है, एंड दैट गणपति इज नॉट रियली एन एनर्जी दैट इज बियॉन्ड द ह्यूमन कॉन्शियसनेस. वी क्रिएट दैट एनर्जी एंड वी प्लेस, हमारी कलेक्टिव मोरालिटी हम उसमें प्लेस करते हैं.
और इस दुनिया के दायरे के अंदर वो मोरालिटी हमको मरते हुए दिखती है। सिर्फ एक भोसले है जिससे हम शायद, क्योंकि हम एक सही और गलत की समझ लेकर बड़े होते हैं, तो हम शायद हमारी मोरालिटी हम भोसले में प्लेस कर दें, पर शायद कोई व्यूअर होगा जो अपनी मोरालिटी विलास में प्लेस करे। बट मैं वो मोरालिटी को एम्बिग्यूअस रखता हूँ इस फिल्म में, जब तक विलास ऐसी हरकत नहीं करती है जो भगवान की आंखों में भी सही नहीं हो सकता, गलत हो। बिल्कुल बिल्कुल। happen within the confines of a God celebration, जैसे हमको वो भगवान मरते हुए दिख जाए और वो सच में क्राइम हो जाता है। क्राइम नोआर, जो क्राइम नोआर की आइडिया, मतलब उस आइडिया के तह तक पहुंचने के लिए आपको ये आइडिया डेथ ऑफ गॉड समझना जरूरी है। तो ये मेरा वो डेथ ऑफ गॉड को एक्सप्लोर करने का तरीका था। बहुत बहुत शुक्रिया बनाना और फिर उसको मरते हुए देखना। बहुत बहुत शुक्रिया ये हमें देने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग समझे कि आखिरकार ये क्यों वो चॉइसेस होते हैं जो फिल्म मेकर्स लेते हैं। आपके लिए दिवाली भी हो सकती थी, लेकिन हमने यहाँ पर गणपति देखी। बस वो शॉट जिसके बारे में हर कोई आपसे शायद फिल्म देखने के बाद पूछना चाहेगा, ये तो सवाल सिर्फ मेरा यही है कि मनोज जी को इतने सारे लोगों को बीचों बीच आपने डाल दिया, किसी ने इनको पहचाना नहीं। इस शॉट की बात कीजिए। इनफैक्ट वो बिगिनिंग में ही आपने जो मनोज सर से पूछा अबाउट द ओल्डनेस इन भोसले, वो बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीजें थी जिनके वजह से मुझे एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट मिली कि वो बॉडी लैंग्वेज, वो मूंछ, वो रवैया, वो शायद कोई पकड़ नहीं पाएगा। बट ये रिस्क था एंड मनोज सर वाज विलिंग टू टेक दैट रिस्क, तो मुझे वो शॉट मिल गई। मुझे लगा था कि मुझे 1 या 2 टेक्स मिलेंगे मुश्किल से, मुझे 6 टेक्स मिले, 6। क्या बात है। और कितने लोग थे? मैंने तो गिने 70,000 प्लस, 70,000 से ऊपर, 70,000 पर हम गिनना हमने छोड़ दिया। मतलब क्या बात है। हमेशा लाल बख्श राजा की विसर्जन की मतलब अराउंड वही एस्टिमेट होता है एवरी ईयर। हाँ, 70-75,000। ये तो अगर आप वहां जाएंगी, उस सड़क पे अगर आप खड़ी होंगी, तो लाल बख्श राजा का जो की सवारी जब निकलती है, उसके पहले कम से कम 10-15 सवारियां और भी निकलती हैं, बड़ी निकलती हैं, बिल्कुल। हाँ, और वो लगातार चलती जाती हैं एंड सडनली जो है लाल बख्श राजा का जब आता है, then you feel so overwhelmed. The crowd you thought it can't be bigger than what you are experiencing right now. लेकिन जब लाल बख्श राजा का आता है तो लगता है कि पूरा बॉम्बे आ गया। So yeah, I mean उसके बीच में जाकर के करना खतरनाक तो था, वो क्योंकि देखिए क्या है कि अगर नॉन आदमी चला जाए, लोगों को पता चल जाए, तो वो क्यूरियोसिटी में ही वहां पे भागम भाग मच जाएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती क्यूरियोसिटी में। लेकिन लकली ये हुआ कि किसी ने पहचाना भी नहीं, सबको लगा कोई भाव जा रहा है। इधर कोई भाव जी जी। और मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से कहूंगा कि ये पहचानना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जिस चौल में हम शूट कर रहे थे वहां के लोग नहीं पहचान पा रहे थे इनको। हम को-एक्टर्स, आई थिंक फर्स्ट फ्यू डेज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट कि दिस इज हिम। तो जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वही कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो लोग एकदम ही शूट 5वें या 6ठे दिन को मैं बाहर बैठा था, मैं चाय पी रहा था और आई हर्ड पीपल टॉकिंग। कोई कह रहा था नहीं आलिया भट्ट का शूट करा। अरे नहीं भाई, सलमान का शूट चल रहा है। Nobody knew that Manoj Bajpayee was inside because he used to quietly walk in his वो कुर्ते और टोपी में, और कुर्ते टोपी में निकल के जाते थे चुपचाप। Yeah, and I saw people confused when जब होता ना कि जब when people got to know that Manoj sir is actually shooting, I used to see that people were standing outside, but they used to always be confused कि कहाँ है, where is our Manoj sir, that I could never, I don't think it's impossible था कि कोई पहचान पाता है। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं मुंबई कर हूँ और क्योंकि मुझे चर्चिल चौल और ऐसे किस्से, ऐसे कोने, ऐसे आई वुड इवन से ऐसे जो स्मेल्स हैं, कहते हैं कि जब आप आते हैं एक शहर की खुशबू होती है। आई एम सॉरी, जब मुंबई में हम लैंड करते हैं, हम सबको पता है कि यहाँ पर एक अजीब और गरीब एक सुगंध जो हमें वेलकम करती है। मुझे इस स्मेल के साथ मैं आपके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूंगी, और वो है द क्वेश्चन ऑफ द आउटसाइडर। एंड ये मुझे बहुत 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 अच्छी लगी कि ट्रेडिशनली जो आउटसाइडर्स हैं वो मेरे शहर की कहानी मुझे बता रहे हैं, और ऐसे बता रहे हैं जैसे मैंने देखा हो। क्योंकि मुझे आज तक याद है जब
हमारे शहर में कहा गया था कि हमारे रिक्शे वाले जो हैं वो बाहर के लोग हैं। ये जब आप मुंबई आए थे देवाशीष, क्या आपने ये कहीं नोटिस किया था जिसकी वजह से ये कहानी लिखी? नोटिस ही नहीं किया था, झेला था। मैं ब्लैक फ्राइडे पे रिसर्चर था और कई बार कह चुका हूँ कि जब मैं पुलिस से बातें करता था रिसर्च के वक्त, मुझे आईबी, रॉ, सीबीआई, पुलिस सबसे बात करनी पड़ी। उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ पे वो हवा मचा रखा था कि यार महाराष्ट्र मराठियों का है और बाहर वालों को चले जाना चाहिए, और पुलिस को शायद स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आप सिर्फ और सिर्फ मराठी में बात करेंगे। और कई बार हुआ है, मैं हिंदी में सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब मराठी में आ रहा है, और मेरी फेलिंग थी कि मैं मराठी नहीं समझता था तब, और मैं बहुत हैंडीकैप फील करता था कि मैं अपने देश में मुझे आउटसाइडर का दर्जा क्यों दिया जाए, मुझे मेरी ये औकात क्यों दिखाई जा रही है बार बार, ये मेरी औकात है भी कि नहीं। तो वो सवाल मेरे अंदर रह गए, और वो गुस्सा भी था, क्योंकि मैं कलकत्ता में भी, मैं बंगाली नहीं हूँ, तो कलकत्ता में भी मैं कहीं ना कहीं बचपन से आई वाज टू फील कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता, तो मैं बिलोंग करता कहाँ हूँ, तो मेरे पास फिर वोटर आईडी कार्ड है क्यों, मैं इंडियन क्यों कहलाता हूँ अगर मेरे देश के अंदर ही मुझे ऐसा फील कराया जा रहा है। तो मेरे अंदर था वो, क्योंकि था इसलिए ये फिल्म हमने बनाई। पर जब बनाने को निकली तो लोग कह रहे थे कि यार ये पॉलिटिक्स तो डेटेड हो गई है, ये तो होता नहीं है अब ऐसे। भाई तुम्हारे साथ नहीं होता होगा, पर कई सारे लोग हैं रास्ते पे जिनके साथ हर रोज दिन में 100 बार आज तक होता है और हमेशा होता रहेगा। और सडनली ये लॉकडाउन के वक्त ये सडनली ये सबके जहन में कहीं ना कहीं ये बात उभर के आ गई कि हाँ माइग्रेंट के साथ ज्यादती हो रही है, और हमेशा से हो। बिल्कुल बिल्कुल। पर मनोज बाजपेयी, ये तो मैं कहूंगी कि जब से आपने हमारे लिए भिक्कू मात्रे का किरदार किया, कहीं ना कहीं आई हैव सीन योर मराठी मानुस इवॉल्व डाउन द इयर्स, और ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि आपकी आर्ट ने आपको इसे ट्रांसेंड करने का मौका दिया। इसको मराठी मानुस को, जी हाँ जी हाँ जी ऑन द स्क्रीन। मेरे लिए जब मैं मुंबई आया था 25-26 साल पहले, तो लोग जैसे बात करते थे ना, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि मैं दिल्ली से आया, तो मैं बिहार से दिल्ली गया, दिल्ली में पढ़ाई की थे और इंटेंस थिएटर किया, फिर उसके बाद यहाँ आया। दिल्ली ने मुझे शॉक किया, मतलब एज अ स्मॉल टाउन, स्मॉल विलेज बॉय, आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। मुझे हर चीज जो है शॉकिंग लगती थी। दौड़ती हुई औरत बस में चढ़ रही है तो वो मुझे शॉकिंग, औरत दौड़ भी रही है और औरत ने धक्का मार दिया, मुझे धक्का मार दिया एक औरत ने बस में चढ़ने से पहले, मैं गिर गया। मैंने कहा औरत ने गिरा दिया, अच्छा ये भी होता रहेगा तो मुझे ज्यादा आउटसाइडर का जो फील था वो मुझे दिल्ली में महसूस हुआ जब मैं आया दिल्ली में, क्योंकि जो भी बस में आगे से चढ़ता था, गलत गेट से घुसता था, उसको सब बोलते थे ओ बिहारी पीछे से आजा, तो जो आगे से चढ़ता था वो मान के चलते थे कि कोई बिहारी ही चढ़े, है ना। तो एक तरीके का लुकिंग डाउन अपॉन जो था वो एक बिहार यूपी के लोगों की तरफ था। तो मुझे शुरू में बहुत बुरा लगा, बाद में मैंने रिएक्ट करना बंद कर दिया। बहुत सारे मेरे साथ के बिहारी लड़के थे, वो बहुत गुस्सा करते थे। मैंने कहा गुस्सा क्यों करते हो, ओनली शोज देयर माइंडसेट है। तो मुझे कभी भी उतना ज्यादा बुरा लगना बंद हो गया। मुंबई शहर में आने के बाद मुझे लगा कि मुंबई इज फार मोर इंटरेस्टिंग, इज डार्कर, इज डिंजियर, बट इज फार मोर इंटरेस्टिंग, फार मोर एनर्जेटिक, फार मोर इम्पर्सनल आल्सो, यू नो। तो जो बाई आती थी घर में, अब वहां पे आसपास में काम करने में, उनको देखता रहता था। तो जब मुझे रोल मिला था सत्या का, तो एक्चुअली मैं तब तक मैंने कोशिश नहीं की थी उस मराठी एक्सेंट को समझने की, कभी डिटेल्ड। तब मैंने जाकर के काम शुरू किया। तो करते करते मेरी बाई जो थी वो आती थी मेरे घर में, साफ सफाई और खाना बना के जाती थी। तो उसका एक खास तरीके का एक्सेंट था जो पूरा मुंबईया नहीं था। तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ की, ओरिजिनली कहाँ की हो? उसने कहा कि मैं कोल्हापुर की, है ना। तो उसका मैंने ट्राई किया, फिर उस पर रिसर्च करना शुरू किया थोड़ा बहुत। देन आई रियलाइज दैट the Marathi in each and every region accent is different. Hindi accent will be completely different.
एंड मराठी जो बिकू महात्रे है वो completely different होगा from रामचंद्र सीरस of अलीगढ़. You know, he's not only from, he's not only from Nagpur. He's a Marathi literature person, so his Hindi accent will be completely different. He will only be talking very very slowly and very, you know, in the crisp language. Yeah. You know? कमाल. Wow. क्या बात है. So his Marathi accent will be completely different. When it comes to Bhosle, he's neither a street person nor a literary person. Yeah. You know, he's carrying a tradition of his family. जो वो ट्रेडिशन है खास तरीके का, वो मैंने देखा था अपने चौल में या अपने किसी दोस्त को जो उस तरह के माहौल से आता था, वो जिस तरह से बात करते थे, मराठी के जो पंक्चुएशन होते हैं, जो एम्फेसिस होते हैं, जो उनकी लय होती है, वो थोड़ा बहुत जो डायलॉग है मेरे उसमें कोशिश की थी मैंने उसमें करने की. तो या आई मीन बाय डूइंग दिस कैरेक्टर्स I understood the nuances of Marathi accent. It's never क्या रे क्या करता है. It's never the same. It's never the same. It's also about where you are coming from, what background you are coming from. Because your accent changes completely. Your Marathi changes. You know, depending on the background that you are coming from. Yeah. क्या बात है. Thank you. That was so delightful just to hear that. और you know, इसीलिए शायद मेरी मराठी भी एक तमिलियन जो मुंबईकर है ऐसे थोड़ी सी एक्सेंट में आती है. अभिषेक, आपसे जरूर पूछना चाहिए कि ये जो आउटसाइडर की फीलिंग होती है, जब ये फिल्म बन रही थी तो उस फीलिंग को अपने अंदर आपने जगा कर रखा. और मुझे याद है आपने कहा था देवाशीष से कि मैं तो सड़क का कुत्ता हूँ. तो इसके बारे में थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को जरूर बताइएगा. नहीं, हाँ बिल्कुल. इनफैक्ट मेरे पिताजी जो थे वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में थे, तो मैं तो मतलब हर जगह आउटसाइडर ही रहा, क्योंकि हम लोगों की पोस्टिंग होती थी कभी कलकत्ता, फिर वहां से दिल्ली, फिर कभी चेन्नई, तमिलनाडु में मैं रहा. वहां पे मैं तमिल बोलना सीखना शुरू किया मैंने. अंज वर्ष तमिलनाडु लेरन है. मैं कभी बिलोंग, मतलब कहीं पर भी मैं जहां जाता था मैं वहां का हो जाता था, मतलब इसी तरह से जो है चीजें चलती थी. लेकिन हाँ, पहली बार बॉम्बे में मुझे याद है कि मुझे गाड़ी चलाते हुए किसी दो यंग लड़कों से झड़प हुई थी कुछ 6-7 साल पहले, और उन्होंने पीछे मुड़ के ऐसे कुछ बोल दिया था कि ए भैया, ऐसा कुछ बोला. और तब मैं और मेरे दो तीन दोस्त थे, हम लोग दिल्ली वाले थे, तो हम लोगों को लगा था हमें कैसे बोल रहा है. तो हम लोग we started arguing with them कि how we are not what they think they are and we are दिल्ली वाला, हम दिल्ली वाले हैं, तो हमसे ऐसे कैसे बात कर रहा है. तो हम बोला, तो ये चीज चलती रही. और एक बार जैसे देवाशीष ने बताया ना कि मेरे घर पे घंटी बजाई किसी ने, और गवर्नमेंट का कुछ चल रहा था, पता नहीं कुछ, मुझे याद नहीं वो क्या काम था, लेकिन द जेंटलमैन स्टार्टेड टॉकिंग टू मी इन मराठी. और मैं उनसे मैंने पहले हिंदी में बात की, मैंने फिर उसके बाद इंग्लिश में बात किया, उन्होंने लेकिन मुझे मराठी में ही जवाब दिया. तो उसके बाद मैंने उनसे बंगाली में बात करना शुरू कर दिया. क्योंकि मेरे लिए फिर वो है कि अगर एक हिंदुस्तान में रहता हूँ, और अगर आपको मेरी भाषा नहीं आती तो मैं भी बंगाली हूँ, मुझे भी आपकी भाषा नहीं आती, मैं बांग्ला में बात करूंगा. थोड़ी देर बाद वो जो है वो लाइन पे आए और उन्होंने मुझसे फिर हिंदी में बात करना शुरू किया. तो ये होता है जब इनफैक्ट शुरू में आता हूँ ना, तो ये एक तरह का एक टसल रहता है. इनफैक्ट मुझे याद है वर्कशॉप के टाइम पे जो हमारे वर्कशॉप हो रहे थे, तो जब हमारे झगड़ा हो रहा था मेरा और विलास का, तो उससे ये हुआ कि I almost started talking about the food. मैं सीधा खाने पे आ गया कि अरे तुम क्या मिसल पाव खाते हो, कोई खाना है. इतना ज्यादा अंदर जहन में चला जाता है ये सब चीजें हैं कि अबे हमारे छोले कुलचे वो स्ट्रीट फूड है, व्हाट इज दिस मिसल पाव, ये कहाँ से आ गया है, तेल में सब्जी उगाल के डाल रहे हो. हम लोग इस इम्प्रोवाइजेशन पे पहुंच गए थे, और मुझे खुद ही लगा कि ये मेरे अंदर है क्या मैं जेन्युइनली ऐसा सोचता हूँ. बिल्कुल. हम एज अ जनरेशन एक बहुत ही बड़ी चीज से गुजरे हैं, और शायद ये हमें एक अच्छा तरीका दिखाए फिल्मों को देखने का, अप्रिशिएट करने का. और इसी वजह से मैं चाहूंगी कि हर कोई भोसले जो है जल्द से जल्द देखें, अगर उन्होंने ना देखी हो तो. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने मुझे वक्त दिया.
एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये चैट जो है अच्छा लगा। बहुत अच्छा। थैंक यू रोहिणी, थैंक यू वेरी मच, लवली टॉकिंग टू यू।